नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं दोस्तों, उसे ज़रूर देख लें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने से पहले खुल जाए तो क्या होगा? आपको बताना है। ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन सी, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या होगा इसमें? ऑप्शन रहेगा दोस्तों सी। ऑप्शन सी क्या रहेगा? वित्त मंत्री को दोस्तों त्यागपत्र देना होगा। ठीक है दोस्तों। अगर विधानसभा में दोस्तों, विधानसभा में जो हमारा बजट है, जो दोस्तों बजट है पारित होने से पहले ही दोस्तों पब्लिक डोमेन में आ जाए तो दोस्तों क्या होगा? वित्त मंत्री को दोस्तों त्यागपत्र देना होगा। अगर दोस्तों बजट विधानसभा में पारित ही ना हो, अगर बजट विधानसभा में पारित ही ना हो, विधानसभा में दोस्तों बजट प्रस्ताव रखा जाता है। बजट प्रस्ताव विधानसभा में पारित ना हो, बजट प्रस्ताव जो है विधानसभा में पारित ना हो, तो दोस्तों क्या होगा? दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होगी, जो भी मंत्रिपरिषद होगी, उस राज्य की मंत्रिपरिषद क्या कर देगी? त्यागपत्र देगी। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ठीक है दोस्तों। त्यागपत्र क्यों देना होगा दोस्तों? जब वो बजट ही नहीं पारित कर पा रही है तो दोस्तों वो कैसे सरकार चलाएगी? यानी कि सरकार अल्पमत में, तभी दोस्तों बजट पारित नहीं कर पा रही है, उसे त्यागपत्र देना होगा। ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विधानसभा में किसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद में भेजती है। ठीक है दोस्तों। यानी कि विधानसभा दोस्तों कोई विधेयक पारित करके विधान परिषद में भेजती है तो वह विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? यदि वह विधेयक दोस्तों कैसा है? साधारण विधेयक है। ठीक है, साधारण विधेयक है दोस्तों। विधानसभा कोई विधेयक पारित करके विधान परिषद में भेजती दोस्तों, कितने समय तक विधान परिषद रोक सकती है? तो बताना। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी 1 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 4 माह। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो विधानसभा द्वारा, मान लिया विधानसभा ने दोस्तों कोई विधेयक पारित करके भेजा, साधारण विधेयक है दोस्तों, साधारण विधेयक है ये, कोई साधारण विधेयक है, ठीक है दोस्तों। साधारण विधेयक अगर विधान परिषद के पास भेजा, ठीक है दोस्तों, साधारण विधेयक विधान परिषद के पास भेजा, विधान परिषद के पास दोस्तों साधारण विधेयक भेजा गया तो क्या होगा दोस्तों? विधान परिषद पहली बार में उसे अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। पहली बार में दोस्तों क्या होगा? अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। 3 माह तक उसे रोक सकती है। ठीक है दोस्तों, 3 माह तक रोक सकती है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा? उसके बाद दोस्तों क्या है? अगर विधानसभा पुनः उस विधेयक को पारित करके भेज दे तो अधिकतम 1 और माह तक, यानी कि दूसरी बार, यानी कि सेकेंड टाइम में दोस्तों अधिकतम 1 और माह तक भेज सकती, 1 माह तक रोक सकती। ठीक है दोस्तों, 1 माह तक दोस्तों रोक सकती, तो अधिकतम दोस्तों 4 माह तक रोक सकती है। अधिकतम दोस्तों 4 माह तक कोई विधेयक दोस्तों विधान परिषद रोक सकती है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद रोक सकती दोस्तों, उसके बाद वो विधेयक पारित माना जाएगा। अगर 4 माह से दोस्तों अधिक टाइम लग जाता है तो पारित माना जाएगा। बात कर देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय है दोस्तों कौन करता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ही दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं दोस्तों ये देखता, निर्णय लेता। दोस्तों ये किस में निर्णय लेते? लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों लेता है। ये दोस्तों संसद, जो भी संसद का दोस्तों यानी कि लोकसभा में दोस्तों लोकसभा में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता, जबकि दोस्तों विधानसभा में, ध्यान रखना, विधानसभा में दोस्तों विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, विधानसभा में दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष लेता है, विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों लेता है। ध्यान रखना दोस्तों, विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। बात करें दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों आर्टिकल किस में दिया गया? आर्टिकल दोस्तों दिया गया है 93 में। आर्टिकल 93 में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में दोस्तों दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों शपथ नहीं लेता। ये शपथ यानी कि अध्यक्ष पद की दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष है, उस पद की दोस्तों शपथ नहीं लेता है। ये शपथ केवल
संसद के सदस्य के रूप में लेता। ठीक है दोस्तों, संसद के सदस्य के रूप में लेता, संसद के सदस्य के रूप में लेता, ध्यान रखना दोस्तों, संसद के सदस्य रूप में लेता है। ठीक है दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष जो रहता है दोस्तों, यानी कि अपने पद की शपथ नहीं लेता दोस्तों, ये केवल दोस्तों संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। और बात कर लेते हैं दोस्तों, धन विधेयक होता है दोस्तों। धन विधेयक के बारे में दोस्तों बात करें तो धन विधेयक दोस्तों संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है, ध्यान रखना दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद दिया गया है 110 में, अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक के बारे में बात की गई। इसे दोस्तों धन विधेयक को केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, मतलब केवल लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, केवल लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। इसका प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है, इतना ध्यान रखना दोस्तों। धन विधेयक के बारे में बात हो गई दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा। मान लिया कोई भी सरकार है, यानी कि कोई भी सरकार है किसी भी पार्टी की दोस्तों, अगर राज्यसभा में दोस्तों वो पारित हो जाए, राज्यसभा में अपना बहुमत पारित ना कर पाए, बहुमत सिद्ध ना कर पाए, तो दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री त्याग पत्र देगा, ऑप्शन बी संसद भंग हो जाती है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त में से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर राज्यसभा दोस्तों, यानी कि राज्यसभा में दोस्तों सरकार पराजित हो जाती है दोस्तों, यानी कि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती सरकार, क्या है दोस्तों, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती, सिद्ध नहीं, कहाँ पे दोस्तों, राज्यसभा में, राज्यसभा में बहुमत सिद्ध नहीं, तो दोस्तों ये कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 75 में दोस्तों, अनुच्छेद 75 में साफ साफ दिया गया है दोस्तों, यानी कि मंत्रिपरिषद जो होती है, सरकार या मंत्रिपरिषद जो दोस्तों होती है, क्या मंत्रिपरिषद दोस्तों जो होती है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, केवल तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगर दोस्तों लोकसभा में, यानी कि लोकसभा में अगर दोस्तों यही लोकसभा में यानी कि बहुमत पारित ना हो, लोकसभा में बहुमत ना हो, लोकसभा में बहुमत ना हो, तो दोस्तों लोकसभा में तो क्या, तो त्यागपत्र देगी, त्यागपत्र देगी, क्या देगी दोस्तों, त्यागपत्र, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों वो त्यागपत्र देगी, ध्यान रखना दोस्तों, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, आपको बताना दोस्तों, उसका अध्यक्ष या हेड कौन होता है। ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये दोस्तों प्रधानमंत्री रहेगा, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से सबसे, ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोस्तों सबसे उच्च संस्था है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रबंधन के लिए दोस्तों, ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रबंधन के लिए सबसे उच्च संस्था है, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रबंधन के लिए सबसे उच्च संस्था है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रबंधन के लिए दोस्तों ये सबसे उच्च संस्था है, ये उच्च संस्था। इसका हेड दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, आपने देख लिया दोस्तों, इसका हेड दोस्तों, हेड दोस्तों पीएम होता है, हेड दोस्तों पीएम होता है, पदेन यानी कि पदेन पीएम होते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों इसकी, यानी कि स्थापना कब हुई थी दोस्तों, स्थापना दोस्तों कब हुई, इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1998 में, ध्यान रखना दोस्तों, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, यानी कि परमाणु परीक्षण के बाद, परमाणु परीक्षण 1998 में दोस्तों परमाणु परीक्षण किए गए थे, उसी के दोस्तों सुरक्षा के लिए परमाणु परीक्षण के बाद, यानी परमाणु परीक्षण के समय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि उसकी उस समय दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उस समय दोस्तों बहुत ज़रूरत है, इसीलिए 1998 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोस्तों इसकी स्थापना की। बात करें दोस्तों इसका जो यानी कि सचिव दोस्तों रहता है, सचिव यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, NSA,
जो भी दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों होता है, वो उसका सचिव के रूप में करता है, वह सचिव के रूप में कार्य करता है। वह इसके दोस्तों क्या है, सचिव के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखना, सचिव के रूप में कार्य करता है इसके। यानी कि जो भी दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है उसके सचिव के रूप में दोस्तों NSA कार्य करता है। अभी दोस्तों कौन है, अजीत डोभाल जी हैं, अजीत डोभाल हैं, अजीत दोस्तों डोभाल हैं, ध्यान रखना अजीत डोभाल हैं दोस्तों। ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले NSA हैं, सबसे लंबे समय तक दोस्तों रहने वाले, सबसे लंबे समय तक दोस्तों ये रहने वाले NSA हैं, ध्यान रखना। बात कर लेते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। आपको बताना दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, जो निर्वाचन होता है दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जनता के द्वारा, ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन डी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, संसद के दोस्तों दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद किस में दिया गया है? उपराष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 63 में बात की गई कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों, अनुच्छेद 63 में इसकी बात की गई। बात कर लेते दोस्तों इसके चुनाव की। अनुच्छेद 66 में दोस्तों इसके निर्वाचन की बात की गई, यानी कि निर्वाचन की बात दोस्तों अनुच्छेद यानी कि 66 में निर्वाचन की बात दोस्तों की गई। ठीक है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की बात करें दोस्तों, इसमें लोकसभा के सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों दोस्तों आ जाते हैं इसमें। मनोनीत, ध्यान रखना दोस्तों इसमें मनोनीत, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों मनोनीत एवं निर्वाचित सभी सदस्य दोस्तों भाग लेते हैं। मनोनीत एवं निर्वाचित दोस्तों सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। इनका निर्वाचन पद्धति क्या है? इनका निर्वाचन दोस्तों कैसे हो जाता है? यानी कि दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ध्यान रखना दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुपातिक दोस्तों प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व दोस्तों रहता है एकल हस्तांतरणीय। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान द्वारा दोस्तों, गुप्त मतदान द्वारा दोस्तों इनका निर्वाचन होता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, निर्वाचन का ध्यान रखना। ठीक है, जबकि दोस्तों बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति का दोस्तों ये निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों संसद के दोनों सदनों यानी सदस्य शामिल रहते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं रहते। और उसमें भी दोस्तों विधानसभा, जो भी राज्यों की विधानसभा है दोस्तों, उसके सदस्य भी निर्वाचित सदस्य शामिल रहते हैं। और उसमें दोस्तों दिल्ली पांडिचेरी के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल रहते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। आपको बताना दोस्तों जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस वो दोस्तों यानी कि किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, यानी कि गोल्डन राइस दोस्तों विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। ठीक है दोस्तों, प्रचुर स्रोत है दोस्तों इसमें गोल्डन राइस। बीटा कैरोटीन, ध्यान रखना दोस्तों, बीटा कैरोटीन दोस्तों इसमें बीटा कैरोटीन नामक दोस्तों एंजाइम, यानी कि बीटा कैरोटीन की दोस्तों इसमें क्या है? बीटा कैरोटीन नामक दोस्तों क्या है? एक यानी कि प्रोटीन है, यानी कि बीटा कैरोटीन दोस्तों क्या है? विटामिन ए का सोर्स है, ध्यान रखना। बीटा कैरोटीन दोस्तों क्या है? विटामिन ए का स्रोत है। बीटा कैरोटीन क्या है दोस्तों? विटामिन ए का स्रोत है। ये दोस्तों चावल में जो गोल्डन राइस है दोस्तों बीटा कैरोटीन की मात्रा है, जो बीटा कैरोटीन की मात्रा का उत्पादन, यानी बीटा कैरोटीन की जो मात्रा है उसका दोस्तों उत्पादन होगा उसमें, यानी कि उसमें दोस्तों
जो चावल होगा दोस्तों उसमें बीटा कैरोटीन नामक यानी कि जो प्रोटीन है दोस्तों वो उत्पादित होगा, जिसकी वजह से दोस्तों विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना बीटा कैरोटीन दोस्तों गोल्डन राइस में मिलता है, वो दोस्तों विटामिन ई का स्रोत है। ठीक है, जिससे दोस्तों विटामिन ए की दोस्तों कमी दूर हो जाती है। जो गोल्डन राइस है दोस्तों विटामिन ए की कमी दूर करता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी दूर करता है। ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन ए की कमी दूर करता, ध्यान रखना विटामिन ए की कमी दूर करता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है दोस्तों, रतौंधी हो जाता है दोस्तों, रतौंधी दोस्तों उसे दूर करता है। ठीक है, बात कर ले दोस्तों गोल्डन राइस दोस्तों ये सामान्य आकार का ही चावल होता है, सामान्य आकार का ही चावल होता है, समान आकार रहता है। ध्यान रखना दोस्तों, समान आकार रहता है। और बिल्कुल दोस्तों जो भी जैसा एक सामान्य साधारण चावल होता है सेम टू सेम दोस्तों वैसे ही चावल होता है, बस उसका कलर कैसा होता है, गोल्डन कलर का कलर होता है। ठीक है दोस्तों, सुनहरे कलर का होता है, तो विटामिन ए उसमें पाया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। विटामिन यानी कि गोल्डन राइस दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया। ध्यान रखना दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से दोस्तों बनाया गया है दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग से दोस्तों से बनाया गया है। ध्यान रखना बनाया गया है दोस्तों। इसमें 2 नए एंजाइम जोड़े गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके 2 नए एंजाइम जोड़े गए, नए एंजाइम, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके दोस्तों इसमें 2 नए एंजाइम जोड़े गए जो बीटा कैरोटीन का दोस्तों इस चावल में उत्पादन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का होता है दोस्तों किसी के जीन में दोस्तों कोई नई चीज़ ऐड कर देना या कोई चीज़ डिलीट कर देना दोस्तों, या जेनेटिक मॉडिफाइड कर देना दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फलों के रस को प्राय सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। ठीक है दोस्तों, फलों के दोस्तों फलों के रस को जो प्राय सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए दोस्तों जो भी ये किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, आपको बात करें तो सोडियम बेंजोएट का दोस्तों उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों एसिटिक एसिड को दोस्तों सिरका, दोस्तों इसे सिरका भी सामान्य भाषा में कह देते हैं दोस्तों, सिरका भी कह देते हैं। एसिटिलीन, एसिटिलीन दोस्तों, एसिटिलीन का उपयोग दोस्तों किस में करते हैं, वेल्डिंग में दोस्तों, इसका ध्यान रखना वेल्डिंग में, वेल्डिंग एवं जो भी दोस्तों कटर यानी कि मेटल कटिंग में, जो भी दोस्तों मेटल है कटिंग में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका वेल्डिंग और मेटल कटिंग में दोस्तों इसका उपयोग करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों फलों के रस को यानी कि पकाने के लिए, पकाने के लिए दोस्तों जो भी खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री दोस्तों है, खाद्य सामग्री दोस्तों है उसे पकाने के लिए यानी कि पकाने के लिए, पकाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों पकाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, पकाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, तो पकाने के लिए दोस्तों करते हैं एसिटिलीन यानी कि उसका एथिलीन एसिड, एथिलीन एसिड, एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों एथिलीन गैस का दोस्तों उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि खाद्य सामग्री को दोस्तों पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों कार्बन कार्बाइड का यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता था। किसका दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड का, कैल्शियम कार्बाइड का दोस्तों उपयोग किया जाता दोस्तों, इसे बैन कर दिया है। फसाई ने दोस्तों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों इसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये बैन है वर्तमान में दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बाइड बैन है। ठीक है, बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों, आपको बताना दोस्तों जो प्रेशर कुकर रहता है, प्रेशर कुकर में दोस्तों जो खाना है जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। ऑप्शन ए बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, ऑप्शन बी अत्यधिक दाब के कारण पानी का जल्दी उबलने लगता है, ऑप्शन सी प्रयुक्त पानी का दाब वाष्पन बहुत कम होता है। इनमें से कोई नहीं आपको बताना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा
ऑप्शन ए, बढ़ा हुआ दोस्तों जो दाब रहता है क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्वथनांक को बढ़ने से दोस्तों यानी कि उसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है दोस्तों, यानी कि पानी जल्दी उबल जाता है और खाना जल्दी बन जाता है। बात करते हैं दोस्तों कैसे दोस्तों होता है ये देखो। क्वथनांक का दोस्तों क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों, ये बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों। ये क्या होता है, जितना अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये जितना अधिक होगा, जितना अधिक दोस्तों होगा, ध्यान रखना दोस्तों, ये जितना अधिक होगा खाना जल्दी बन जाएगा, खाना जल्दी बन जाएगा, खाना जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। ध्यान रखना जितना ये अधिक होगा खाना जल्दी बन जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, प्रेशर कुकर में प्रेशर यानी कि दाब अधिक लगता है दोस्तों। दाब अधिक लगने से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों अधिक हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने से दोस्तों क्या होता है, खाना जल्दी बन जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं देखो, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल लेके यानी कि पानी का, यानी कि पानी का दोस्तों, यानी कि नॉर्मल दो यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोस्तों ये बॉयल होने लगता है, यानी कि उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है। जब दोस्तों इसे प्रेशर कुकर में रखते हैं तो यानी कि दाब की वजह से दोस्तों इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या दोस्तों, इसका दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ जाता है, यानी कि दाब की वजह से दोस्तों क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों बढ़ जाता है। जो 100 डिग्री है दोस्तों ये बढ़कर कितना हो जाता है, मान लिया 120 डिग्री हो गया, मान लिया दोस्तों 120 या ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा दोस्तों, जब 120 डिग्री दोस्तों इसे 120 डिग्री पर उबलेगा, इसके लिए दोस्तों इसे अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। दोस्तों अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे दोस्तों ये खाना जल्दी बन जाता है, यानी कि अधिक एनर्जी प्राप्त होती है तो खाना जल्दी बन जाता है। देखते हैं दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों पहाड़ों पर खाना देर से बनता है। ध्यान रखना दोस्तों पहाड़ों पर खाना देर से बनता है, देर से बनता है, देर से बनता है। देर से क्यों बनता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों पर दोस्तों प्रेशर यानी कि दाब कम रहता है। ठीक है दोस्तों, दाब कम रहता है, क्योंकि दोस्तों दाब कम रहता है। जब दाब दोस्तों कम रहेगा, दाब कम रहेगा तो दोस्तों यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों ध्यान रखना जो क्वथनांक है, जो क्वथनांक है, ठीक है दोस्तों, जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, यानी कि जो भी पहाड़ों पर दोस्तों बॉइल दाब कम होने की वजह से दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट लो होने से दोस्तों पानी जल्दी उबलने लगता, जल्दी उबलने लगता तो फिर उससे उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती जिससे भोजन जल्दी बने, तभी वहाँ देर से बनता है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, आपको बताना है। दोस्तों धान में जो खैरा रोग हो जाता है वो किसकी कमी से हो जाते हैं। खैरा रोग में दोस्तों क्या होता है, पत्तियां दोस्तों पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां दोस्तों क्या होता है, पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली एवं पत्तियां पीली एवं यानी कि पीली पड़ जाती एवं सूख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पत्तियां पीली पड़ने के साथ क्या होता है, पीली एवं सूख भी जाती हैं। पीली एवं सूख जाती हैं, ठीक है दोस्तों, पीली एवं सूख जाती हैं। बात करें दोस्तों किसकी कमी से होता है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी बोरान, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जिंक। ठीक है दोस्तों, जिंक की कमी से क्या हो जाता है, पत्तियां दोस्तों पीली पड़ जाती एवं सूखने जैसी लगती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ होती है दोस्तों। जो भी धान के पौधे की दोस्तों, पौधे की ग्रोथ दोस्तों नहीं हो पाती है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, पौधे की दोस्तों वृद्धि नहीं हो पाती और पौधा बौना रह जाता है, जिससे क्या होता है उत्पादन, पौधा बौना रह जाता है और उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्पादन दोस्तों क्या हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना उत्पादन कम हो जाता है। बोरान दोस्तों, बोरान की कमी से दोस्तों क्या हो जाता है, जो फूल गोभी होती है, ध्यान रखना दोस्तों, फूल गोभी होती है, फूल गोभी में भूरापन आ जाता है। दोस्तों देखा होगा फूल गोभी भूरापन आ जाता है, तो दोस्तों ये बोरान की कमी, ब्राउनिंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, फूल गोभी में ब्राउनिंग या भूरापन आ जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होता है। दोस्तों जो कार्बन डेटिंग है कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है, तो अब आपको बताना है जो कार्बन डेटिंग का उपयोग दोस्तों किसकी आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जीवाश्म का, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी चट्टानों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों जीवाश्म का। जीवाश्म में दोस्तों निर्धारण यानी कि जो भी जीवाश्म है, जीवाश्म में दोस्तों यानी कि जीवित जीव आ जाते हैं, जो भी
जीवित पेड़ पौधे आ जाते हैं दोस्तों इसमें, पेड़ पौधे जो जीवित थे या पेड़ पौधे दोस्तों, और इसके अलावा जीव जंतु आ जाते हैं, जीव एवं जंतु सभी लोग इसमें दोस्तों जो जीवित थे दोस्तों इसमें जीवाश्म में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, कार्बन डेटिंग का यानी कि उपयोग करते हैं दोस्तों। कार्बन डेटिंग में दोस्तों ज़्यादातर प्राय C14 का उपयोग करते हैं। कार्बन 14 का दोस्तों आइसोटोप है, इसका दोस्तों उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि क्षय की मात्रा जो दोस्तों कार्बन 6 है, यानी कि कार्बन 6 की दर दोस्तों, कार्बन 6 की दर यानी कि समान रूप से होती है। ठीक है दोस्तों, रूप में समान रूप से होती है। ठीक है दोस्तों, कार्बन 6 की दर दोस्तों क्या होता है, समान रूप से होती है। यानी कि कार्बन 14 का दोस्तों उपयोग करते हैं C, यानी कार्बन 14 का 6 की दर दोस्तों है कि इसमें निश्चित दर होती है। 6 की दोस्तों एक निश्चित दर होती है, उसके आधार पर दोस्तों पेड़ पौधे में जो कार्बन की मात्रा के आधार पर डिसाइड कर लेते हैं दोस्तों इसमें, यानी कि कितनी इसकी आयु है। इसमें देखते पेड़ पौधे में दोस्तों जब ये जीवित होते तब इसमें कार्बन 14 की मात्रा बराबर रहती। जब दोस्तों ये पेड़ पौधे यानी कि जीवाश्म बन जाते हैं या मृत हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यानी कि कार्बन क्षय होने लगता है और कार्बन 6 की दर एक दोस्तों समान रूप से चलती है। तो दोस्तों उसी के आधार पर आकलन करके दोस्तों इनकी आयु का निर्धारण कर लेते हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से हो जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी कैडमिनियम, ऑप्शन डी सीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है इटाई रोग का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कैडमिनियम। ठीक है दोस्तों, कैडमिनियम की दोस्तों यानी कि विषाक्तता के कारण, दीर्घकालिक विषाक्तता के कारण दोस्तों, विषाक्तता के कारण हो जाता है हमें क्या हो जाता है, इटाई रोग। ये दोस्तों यानी कि किसी यानी कि खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से दोस्तों ये पहुंच सकता है। बात करें दोस्तों पारा की दोस्तों यानी कि अधिकता से क्या हो जाता है, मिनी माता दोस्तों रोग हो जाता है। जबकि दोस्तों निकिल के दोस्तों यानी कि अधिकता से क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ध्यान रखना दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। निकिल के दोस्तों अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है और पारे की अधिकता से दोस्तों मिनी माता हो जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहतूत या मलबरी रेशम उत्पादन का अग्रणी राज्य आपको बताना है दोस्तों, अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी दोस्तों कर्नाटक। मलबरी जो रेशम यानी कि शहतूत दोस्तों, रेशम मलबरी शहतूत से उत्पादित किया जाता है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों कर्नाटक पहले नंबर पे। बात कर लेते हैं दोस्तों रेशम के उत्पादन एवं रेशम के दोस्तों उत्पादन एवं रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन दोस्तों, इसमें रेशम कीट पालन को दोस्तों सेरीकल्चर से कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेरीकल्चर कहते हैं। कर्नाटक दोस्तों इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे, भारत का सबसे अधिक दोस्तों यही उपजाता है, भारत का सबसे अधिक मिलता है, सबसे अधिक। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक ही मिलता है। इसके अलावा बात करें मूंगा दोस्तों, मूंगा रेशम दोस्तों एक होता है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम के लिए दोस्तों ध्यान रखना, मूंगा रेशम के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है, असम प्रसिद्ध है। असम में दोस्तों मूंगा रेशम उपजाया जाता है, यानी कि मूंगा रेशम का दोस्तों उत्पादन असम राज्य में किया जाता है। असम दोस्तों मूंगा रेशम के लिए फेमस है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन फ्लड, आपको बताना का संबंध किससे है। ऑपरेशन जो फ्लड है दोस्तों वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन बी सिंचाई योजना से, ऑप्शन सी खाद्यान्न भंडारण से, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। दोस्तों इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। ठीक है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड यानी कि कब चलाया गया था दोस्तों, ये जनवरी 1970 में दोस्तों पहले चरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, पहले चरण की ठीक है दोस्तों, फर्स्ट चरण की दोस्तों इसमें फर्स्ट फेज की शुरुआत की गई, फर्स्ट फेज की दोस्तों शुरुआत की गई। तो दोस्तों ये फर्स्ट फेज कब से कब तक चला दोस्तों, 1970 से दोस्तों 80 तक चला। 1970 से दोस्तों
1980 तक चला, 80-81 तक चला। ठीक है दोस्तों, 1970 से दोस्तों 1980 तक चला। बात करें दोस्तों इसका सेकेंड फेज कब से कब तक चला, पूछ लिया जा सकता है दोस्तों। सेकेंड फेज दोस्तों चला इसका 1981 से 85 तक, 81 दोस्तों 85 तक। इसके अलावा दोस्तों इसका थर्ड फेज कब से कब तक चला, थर्ड फेज दोस्तों इसका 1986 से दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों कि कब से कब तक चला, 1986 से दोस्तों 1996 तक। ठीक है दोस्तों, 1996 दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड में दोस्तों किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वर्गीज कुरियन दोस्तों, ध्यान रखना वर्गीज कुरियन को दोस्तों श्वेत क्रांति का दोस्तों जनक भी कहते हैं। श्वेत क्रांति का दोस्तों जनक भी कहते हैं, क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का दोस्तों जनक भी कहते हैं। और दोस्तों ये किसके यानी कि क्रियान्वयन, इसका क्रियान्वयन या नोडल एजेंसी दोस्तों इसकी कौन थी, नोडल एजेंसी, नोडल दोस्तों इसका कौन थी, क्रियान्वयन दोस्तों किसने किया आपको बताना है। नोडल एजेंसी दोस्तों इसकी थी, नोडल एजेंसी नेशनल डेयरी NDDB दोस्तों। ठीक है, नेशनल डेयरी यानी कि नेशनल डेयरी दोस्तों, डेयरी बोर्ड था इसका यानी कि नोडल एजेंसी। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जादूगुड़ा। जादूगुड़ा दोस्तों प्रसिद्ध है, आपको बताना ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी मैंगनीज के लिए, ऑप्शन सी यूरेनियम के लिए, ऑप्शन डी सोने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी यूरेनियम के लिए दोस्तों जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। यूरेनियम के दोस्तों यहाँ यूरेनियम की खानें हैं दोस्तों, ये भारत की पहली दोस्तों यूरेनियम खाने हैं, भारत की पहली यूरेनियम माइंस, यूरेनियम खाने। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली यूरेनियम खाने दोस्तों कहाँ है, यानी कि पहली यूरेनियम खाने थी यूरेनियम की दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, जादूगुड़ा। कहाँ है जादूगुड़ा, जादूगुड़ा दोस्तों कहाँ है, सिंहभूम। ध्यान रखना दोस्तों ये सिंहभूम दोस्तों, सिंहभूम दोस्तों, ये सिंहभूम जिला झारखंड में है, सिंहभूम जिला झारखंड का स्थान है। ठीक है दोस्तों, झारखंड का दोस्तों है। यहीं पर दोस्तों यूरेनियम की दोस्तों पहली माइन यानी कि हुई थी। ठीक है दोस्तों, पहली माइन खोली गई है, पहली माइन दोस्तों ओपन हुई थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्ष भर दिन व रात कहाँ बराबर होते हैं, आपको बताना है दोस्तों। पूरे वर्ष दोस्तों दिन और रात की अवधि दोस्तों हमेशा समान होती है, दिन और रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर दोस्तों वर्ष भर दिन और रात बराबर रहते हैं। क्यों दोस्तों बराबर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं। सूर्य का प्रकाश दोस्तों लगातार पड़ता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा पृथ्वी दोस्तों, ये रहा 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इससे ऊपर हो गया 23.5 डिग्री दोस्तों। यहाँ हो गई ये मकर रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री पर। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सूर्य का प्रकाश दोस्तों कर्क रेखा पे, मकर विषुवत रेखा पे दोस्तों सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर दिन रात की अवधि समान रहती है। जबकि दोस्तों क्या करें, ये उत्तरी ध्रुव दोस्तों यहाँ पे 6 महीने का दिन होता है दोस्तों, और 6 महीने की दोस्तों यहाँ रात होती है। 6 माह दिन, 6 माह दिन व 6 माह रात, 6 माह रात होती। ठीक है, रात यहाँ पे जो भी दोस्तों यानी कि उत्तरी ध्रुव दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय स्वतंत्रता के समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन डी कंजर्वेटिव पार्टी। तो बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए लेबर पार्टी। ठीक है दोस्तों, लेबर पार्टी सत्ता में थी दोस्तों। इसके प्रधानमंत्री पीएम कौन थे, पीएम दोस्तों थे क्लीमेंट एटली। ठीक है दोस्तों, क्लीमेंट एटली थे इसके पीएम थे। इन्होंने दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। क्या किया दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा
की कि दोस्तों 1948 यानी कि जून 1948 को तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। बात करें दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, दोस्तों ये दोनों यूएसए की पार्टियां हैं, यूएसए की यानी कि पार्टियां हैं, यूएसए की दोस्तों पार्टियां हैं प्रमुख। ठीक है दोस्तों, यूएसए की पार्टियां। जबकि बात करें दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी यूके की एक पार्टी है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की? ठीक है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की दोस्तों स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी मोहन सिंह बगान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी दोस्तों। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी की दोस्तों यानी कि 1942 में दोस्तों स्थापना की गई थी। जो भी दोस्तों 1942 में स्थापना की गई थी। ये दोस्तों यानी कि विचार किसका था दोस्तों? विचार दोस्तों किसका था? यानी कि किसका? बगान, यानी कि विचार किसका था? मोहन सिंह बगान। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये विचार किसका था? मोहन सिंह बगान, मोहन सिंह बगान। ठीक है दोस्तों, इसका विचार क्या था? मोहन सिंह बगान का। INA। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की दोस्तों, जो राष्ट्रीय आर्मी की स्थापना 1942 में दोस्तों की गई थी। दोस्तों इसका विचार पहले आया मोहन सिंह बगान के में, और दोस्तों इसे संगठित किसने किया? संगठित दोस्तों इसे किया सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, संगठित किया SC बोस ने। ध्यान रखना दोस्तों, संगठित किया SC बोस को। बात कर लेते दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट दोस्तों इसी की थी। बात करें और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? आपको बताना दोस्तों, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BCU आज है, जो दोस्तों आज BCU है दोस्तों, इसकी स्थापना यानी कि इसका शिलान्यास दोस्तों, फाउंडिंग स्टोन दोस्तों किसने रखा था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जोनाथन डंकन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों इसका शिलान्यास रखा था। ठीक है दोस्तों, शिलान्यास किया था। शिलान्यास कब किया था दोस्तों? शिलान्यास किया था 1916 में दोस्तों। शिलान्यास दोस्तों 1916 में किया गया था। जबकि दोस्तों मदन मोहन मालवीय दोस्तों यानी कि संस्थापक दोस्तों थे। मदन मोहन मालवीय संस्थापक सदस्य। कई लोग दोस्तों शामिल थे, लेकिन जो मुख्य भूमिका दोस्तों जिनकी रही, संस्थापक दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी की रही। बात कर लेते दोस्तों जोनाथन डंकन यानी कि एनी बेसेंट ने दोस्तों वाराणसी में दोस्तों किसकी स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1898 में। ध्यान रखना दोस्तों, 1898 में दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, यही आगे चलकर दोस्तों इसी के कैंपस में दोस्तों BCU की आगे चल के स्थापना होती। ठीक है दोस्तों, इसी के कैंपस में यानी कि इसी कॉलेज को दोस्तों और बड़ा करके विस्तारित करके दोस्तों BCU स्थापित किया जाता है 1916 में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1921 में मोपला विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ आपको बताना। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बंगाल। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी केरल में दोस्तों, मालाबार क्षेत्र में हुआ था। केरल के मालाबार क्षेत्र में दोस्तों, मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अगस्त 1920 में हुआ, 21 अगस्त दोस्तों 1921 में हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि अली मुसलियार दोस्तों इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, ध्यान रखना दोस्तों, अली मुसलियार का नाम लिया जाता दोस्तों।
अली मुसलियार दोस्तों, यानी कि प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, कई लोग शामिल थे, लेकिन जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों अली मुसलियार थे। दोस्तों इसमें क्या था कि जो यानी कि जमींदार, यानी कि जमींदार और किसानों के बीच था। जो जमींदार थे ज़्यादातर दोस्तों वो हिंदू थे, जबकि दोस्तों किसान थे वो ज़्यादा मुस्लिम वर्ग से संबंधित थे। तभी दोस्तों यानी कि झगड़ा चला था, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा भी इसमें हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि पहले तो दोस्तों जमींदार और किसानों के बीच विद्रोह था, धीरे धीरे दोस्तों इसने सांप्रदायिक रूप से ले लिया, सांप्रदायिक रूप ले लिया। उसके बाद दोस्तों यानी कि काफ़ी सारी यानी कि हत्याएं भी हुई एक दूसरे की। तो बात कर लेते दोस्तों मोपला विद्रोह, यही दोस्तों 1921 में मालाबार क्षेत्र में हुआ। अली मुसलियार दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता, प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।